ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने कल जो है इनडायरेक्ट असेसमेंट जो है, ठीक है, सो वो वहाँ पे देखा था, ठीक है, जहाँ पे हमने ए स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट, कॉस्ट स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट जो है, ठीक है, वो निकालने के लिए जो है ये प्रोसीजर होती है, ये मेथड्स होती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है इनडायरेक्ट असेसमेंट होता है। कॉस्ट स्पेसिफिक न्यूट्रिशनली रिलेवेंट मॉर्बिडिटी रेट एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट। उसके बाद डायरेक्ट असेसमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है, सो जो हमारे सिलेबस में भी है, सो डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, राइट। सो जो डायरेक्ट असेसमेंट है, ठीक है, सो उसके उसमें जनरली जो मेथड्स यूज होती है, सो वो कौन कौन से है? न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन फॉर न्यूट्रिशनल साइंस, राइट, देन बायोकेमिकल एस्टिमेशन और डाइटरी असेसमेंट, ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर न्यूट्रिशनल साइंस एंड बायोकेमिकल एस्टिमेशन एंड डाइटरी असेसमेंट, right? So these are the methods for the nutritional assessment, right? So तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रोग्रेशन बढ़ता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीज का, ठीक है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो डेफिशिएंसी का रेट है, ठीक है, वो वहाँ पे बढ़ने लगता है। तो उसी के ऊपर जो है, ठीक है, वो असेसमेंट जो है वो डिपेंड होता है, ठीक है। तो अगर देखते हैं कि जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है, तो अगर जैसे प्रोग्रेसिव डेफिशिएंसी, जैसे एक तो उसमें डाइटरी इनएडिक्वेसी हो गई, ठीक है, तो डाइटरी इनएडिक्वेसी की वजह से जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे डाइट सर्वे होगा। उसके बाद अगर वहाँ पे टिश्यू चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है, तो टिश्यू अगर चेंजेस हो रहे हैं तो फिर जो टिश्यूज है उसकी एग्जामिनेशन होंगी, राइट। उसके बाद में जैसे टिश्यू चेंजेस हो रहे हैं, राइट, उसकी वजह से फिर बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, राइट। तो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं यानी फिर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होगा, राइट। और बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके बाद सब क्लिनिकल चेंजेस होंगे, राइट, यानी एंथ्रोपोमेट्री हम कहते हैं उसको। उसके बाद सब क्लिनिकल चेंजेस होने के कारण एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट जो बचता है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इस तरह से जो हम कहते हैं कि जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस होती है जनरली असेसमेंट की, ठीक है। तो जैसे जैसे चेंजेस वहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, सो डिफरेंट लेवल्स पे हमारे बॉडी में, ठीक है, उसी तरह उसका असेसमेंट वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री की अगर बात करें, ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल जो है चेंजेस जो होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, जैसे अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, जो ग्रोथ रिटार्डेशन की वजह से जनरली हम उसमें ये कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री है, ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द मेन टूल, ठीक है, जो हम देखते हैं कि जो भी हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको असेस करना, ठीक है, यानी जो ग्रोथ रेट है वो कम है, जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है उसमें फेल्यूर आ रहा है कि पॉजिटिवली वो ग्रो हो रही है, तो वो किसके थ्रू होगा? तो वो जो भी न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री है, ठीक है, उसके थ्रू, यानी ग्रोथ यानी जैसे हाइट में बढ़ना, वेट में जो है बढ़ना, राइट, जो यानी उस पर्टिकुलर एज में हेड सरकमफेरेंस जितना चाहिए उतना होना, ठीक है, जो मिड अपर आर्म जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए, राइट। वही है कि प्रॉपर जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसका रेट जानने के लिए जनरली ये जो असेसमेंट है वो होता है, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भी न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री मेथड है, ठीक है, सो ये हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एट वेरियस एजेस एंड लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, राइट। सो ये बेसिकली जो हम बोल सकते हैं कि किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो एक तो बॉडी मेजरमेंट्स जो है, ठीक है, तो ये क्या दर्शाती है? मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस, ठीक है, तो उसके ऊपर जनरली ये डिपेंड होती है, ठीक है, जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से
जो भी बॉडी मेजरमेंट्स हम लेते हैं, और वो बॉडी मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो वो जनरली जो भी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस है, जो चेंजेस हमारे बॉडी में दिख रहे हैं, ठीक है, वो जनरली दर्शाते हैं, right? उसके बाद में जैसे हम देखते हैं कि ये जो मेथड है, ठीक है, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है, जो जनरली जो भी न्यूट्रिशनल सर्वे होता है, ठीक है, वहां पे ये कंसीडर किया ही जाता है। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि ये एक तो सिंपल है, ठीक है, जो हम मेजरमेंट लेते हैं हमारे पास जो है इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल जो टूल्स है वो अवेलेबल होते हैं, राइट। उसकी वजह से ये एक हम बोल सकते हैं कि अ, जो एक अफोर्डेबल प्राइस में जो सर्वे हम कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे इसके थ्रू जो है ये टूल यूज करके हम जो है असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल टेक्निक हम बोलेंगे इसको, राइट। पर इसकी वजह से जो है सिर्फ हम बोल सकते हैं कि बॉडी मेजरमेंट्स के की ही इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है, राइट। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, तो जो भी बायोकेमिकल पैरामीटर्स है उसको ध्यान में ही रख के हम आगे की चीजें जो है वो कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद में यूज जो है एंथ्रोपोमेट्री का, वो कहाँ कहाँ पे किस लिए होता है, ठीक है। So nutritional anthropometry is a very useful tool. It helps in first जो है so assessment of extent of undernutrition of vulnerable groups of population, ठीक है। जो भी vulnerable groups है उसमें कितने अमाउंट, कितना रेट है अंडर न्यूट्रिशन का, उसको असेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो भी इंडिविजुअल बच्चे हैं, ठीक है, जो भी रेगुलर इंटरवल में या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली जो है, ठीक है, उनके इसमें जो है ग्रोथ रेट जो है वो कम होता है, ठीक है, या फिर डिटेरियोरेशन होता है, ठीक है, या फिर ग्रोथ में चेंजेस होते हैं, तो वो मॉनिटर करने के लिए जनरली ये मेथड हेल्पफुल होती है, ठीक है। यानी हम इस पे कह सकते हैं कि जो अर्ली डिटेक्शन है, ठीक है, जो भी हम बोल सकते हैं कि अर्ली डिटेक्शन के थ्रू ही हम जल्दी से जल्दी जो भी रेमेडियल मेजर्स है वो ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये इसको एक हम बोल सकते हैं कि इस मेथड के थ्रू हम मॉनिटर कर सकते हैं, राइट, इन जो भी बच्चे हैं इंडिविजुअल है उसको, right? उसके बाद में ये जो है एंथ्रोपोमेट्री, इसका यूज और कहाँ पे होगा, तो जो भी इंडिविजुअल है जो माल न्यूट्रिशन के हाई रिस्क पे है, ठीक है, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऐसे बच्चों के आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरली ये मेथड यूज होती है, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे हम देखते हैं कि जो भी रिहैबिलिटेशन है माल नरिशमेंट चिल्ड्रन का, ठीक है, माल नरिश चिल्ड्रन का, ठीक है, सो वो जो ट्रीटमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है, उनको असेस करने के लिए यानी उनको मॉनिटर करने के लिए जनरली ये अंडर ऐसे कुछ कंडीशन के अंडर जो है, जैसे अगर जैसे रिहैबिलिटेशन जो है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है हम वहाँ पे बच्चों का असेसमेंट करते हैं, यानी हम देखते हैं कि जो उनकी जो गुणवत्ता है या फिर जो रेट है जहाँ पे हाई रेट था रिस्क का, ठीक है, तो वो वहाँ पे कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं। तो इसके लिए जनरली एंथ्रोपोमेट्री ये जो मेजरमेंट है वो यूज होता है। सो जो कॉमन मेजरमेंट्स है जनरली जो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री में यूज किए जाते हैं, तो वो क्या 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 है, तो पहला तो है बॉडी वेट, राइट। उसके बाद स्टैंडिंग हाइट और क्राउड हील लेंथ, ठीक है। उसके बाद मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस एंड बॉडी फैट, राइट। सो ये जो मेथड है, ठीक है, तो जनरली बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ताकि यानी समझ में आ जाए कि जो है प्रॉपरली बॉडी की मेजरमेंट को ध्यान में रखती है, बॉडी की जो है साइज कितनी बढ़ रही है उस एज में, पर्टिकुलर एज में जितनी हाइट होनी चाहिए, जितना वेट होना चाहिए, ठीक है, वो है कि नहीं है, ठीक है। तो वो जनरली असेस करने के लिए ये मेथड यूज होती है। तो कॉमन मेजरमेंट्स क्या है, पहला तो बॉडी वेट, ठीक है, तो ये जो बॉडी वेट है, ठीक है, ये जनरली बहुत वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है।
तो जनरली इसको एक रिप्रोड्यूसिबल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो है वो ये माना जाता है, ताकि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, तो वो अच्छे से इवेल्युएट कर सके, राइट। उसके बाद मैंने बॉडी वेट यहाँ पे क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो जनरली बॉडी वेट लेने का कारण ये भी है कि इससे हमको जो है एक तो बॉडी वाटर, मिनरल, फैट, प्रोटीन और बोन, ठीक है। तो उसकी वजह से हम ये जो कंपोनेंट्स है अगर उसमें प्रेजेंट रहे तो बॉडी वेट अगर लेते हैं तो उसकी वजह से हमको जो बॉडी मास जो है, ठीक है, तो वो पता लगता है। यानी ये जो वाटर है, मिनरल है, फैट है, प्रोटीन है, बोन्स है, ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स है इनकी वजह से क्या पता चलता है, तो बॉडी मास, राइट। और अगर वेट अगर हम मेजर करते हैं तो ऑब्वियस है बॉडी मास कितना है, ठीक है, तो वो हमको पता चलता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर अडल्ट पर्सन हो गया एग्जाम्पल करके, या सॉरी इन्फेंट हो गया, ठीक है, तो इन्फेंट का जो वेट होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी होने के बाद में, ठीक है, और डिलीवरी होने के बाद में, ठीक है, तब 3.5 तक होना चाहिए, ठीक है, 3 kg टू 3.5 kg तक नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। पर अगर उसका नहीं रहा, ठीक है, तो वो यानी हम कह सकते हैं कि बॉडी मास जो है उसमें कमी है, राइट। तो वही है कि जो बाकी की चीजें हैं, ये बॉडी वाटर हो गया, मिनरल, फैट, प्रोटीन, बोन, इससे मिलके ही बॉडी मास बनता है, राइट। सो दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो इससे ही बॉडी वेट हम बता सकते हैं, बॉडी मास जो हम कहते हैं, राइट। सो वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, so is that it is and its utility is perceived not only by the health personnel but also by the community, right. So and both educated or uh, illiterate alike, right. So it is not uncommon to find several mothers approaching doctors either because their children weight less or are losing weight. So thus it is easier for health professionals to provide education to women about the need to proper nutrition by comparing body weight via the normal weights, right? So तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी सीरियल मेजरमेंट्स है, सीरियल मेजरमेंट्स यानी रिपीटेड या फिर रेगुलर जो पीरियड में हम मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो जनरली ये कंसीडर किस तरह से करते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है, ठीक है, तो उसका रेट कितना है, ठीक है, ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए जनरली यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो जनरली इनको एज अ सेंसिटिव इंडिकेटर्स कहा जाता है, जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ठीक है, तो वो वहां पे पता चलता है, ताकि अगर सिंगल मेजरमेंट तो उतना पता नहीं चलता, ठीक है, एट ए पॉइंट एट अ पॉइंट कि अगर सिंगल मेजरमेंट का अगर यूज करें तो वहां पे पता नहीं चलता। पर यहाँ पे अगर इतने सारे मेजरमेंट्स अगर ले रहे हैं, हम बॉडी वेट ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, बिडअपर आर्म सर्कमफेरेंस ले रहे हैं, तो एग्जैक्ट हमको पता चलता है कि नहीं प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है, जैसे हम बोल रहे थे, ठीक है, तो जो ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, जो रेगुलर मेजरमेंट्स है ग्रोथ, ठीक है, जहाँ पे हम जैसे अगर मदर का लेंगे, ठीक है, तो जो भी मदर है, ठीक है, तो वो विजुअलाइज कर सकते हैं कि ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, राइट, ये वो लैक है या नहीं है, ठीक है, मदर के इसमें, तो वो रिलेवेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल एक गाइडेंस जो है वो वहाँ पे मिलता है, ताकि जो हम बोल सकते हैं कंटिन्यू रेगुलर ग्रोथ जो है, ठीक है, बच्चे की हेल्थ की, ठीक है, वो एक तो वहाँ पे इंश्योर हो सके और वो उसकी वो प्रॉपरली मॉनिटर भी हो सके, तो यहाँ पे बॉडी वेट किस तरह से लिया जाता है, ठीक है, तो जो सुटेबल वेइंग स्केल्स है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ताकि जो एक्यूरेट मेजरमेंट्स है बॉडी वेट की वो वहाँ पे ले सके, ठीक है। सो देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, आर अवेलेबल फॉर वेइंग। सो फर्स्ट इज सॉल्टर वेइंग स्केल, ठीक है। सॉल्टर वेइंग स्केल में आप देखोगे कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे एक पालना जिसको बोलते हैं, पालना जैसा रहता है वो, और बच्चे को उस पे ऐसे टंगाया जाता है, राइट। और वहां पे ऊपर जो है एक स्केल यानी
क्लॉक जैसी स्केल रहती है, वेइंग स्केल रहती है। हाँ, राइट। तो वहां पे फिर वो बच्चे को टंगा के फिर वहां पे कितना वे हो रहा है, ठीक है, तो वो वहां पे देखा जाता है। सॉल्टिंग स्केल, सॉल्टर स्केल बोलते हैं, वेइंग स्केल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद में एक बीम और लीवर स्केल भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चे को रूफ पे टंगाया जाता है, उसमें भी वही रहता है। और जो स्लिंग है, ठीक है, इस तरह का एक स्लिंग होता है वहां पे, ठीक है। और फिर वहां पे एक स्केल होती है एक्चुअली, और वहां पे फिर जो है कितना वे हो रहा है, ठीक है, तो वो वहां पे मेंशन किया जाता है। यहाँ पे सॉल्टर इसमें एक क्लॉक जैसा होता है, ठीक है, यानी वो वेइंग वेट ही दिखाता है, पर वहां पे राउंड शेप का क्लॉक होता है, और यहाँ पे स्केल जैसा होता है, ठीक है, बीम में या फिर लीवर में। सो जो यहाँ पे है जो सॉल्टर वेइंग स्केल है, ठीक है, सो वो सॉल्टर वेइंग स्केल जो होती है वो लाइटर एंड पोर्टेबल होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे भी रूफ, कहीं पे भी हम रूफ में भी जो है उसको हंग कर सकते हैं, राइट। और जो बच्चा है, ठीक है, उसको स्लिंग पोजीशन में हम वहां पे सॉरी स्लिंग कर सकते हैं, और उसको उसका वेट जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। और जो बीम और लीवर स्केल है, ठीक है, सो वो एक यानी जनरली सॉल्टर स्केल की बजाय लीवर स्केल ही वहां पे या फिर बीम स्केल जिसको बोलते हैं वो यूज की जाती है, क्योंकि वो उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छे से दिखाई देती है, ठीक है। यानी जनरली 50 ग्राम और 100 ग्राम तक की जो है वो प्रेफरेबल जो है वो मानी जाती है, यानी 100 ग्राम तक जो वेट होता है, ठीक है, तो वो वहां पे ले सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं कि जैसे कभी कभी कुछ केसेस होती है बर्थ वेट जो है वो 20 ग्राम तक जो है और 20 ग्राम तक वहां पे मेजर किया जाता है, राइट। तो ये जो बीम या फिर जो लीवर स्केल है, ठीक है, तो ये जनरली स्केल जो है स्प्रिंग बैलेंस में रहता है, ठीक है। सो ये जनरली रेकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्चुअली ये स्ट्रिंग्स जो है वो बहुत स्ट्रेच होती है, तो इसलिए वो सजेस्ट नहीं की जाती, ठीक है। तो यानी जो स्प्रिंग टाइप है ये और लिवर, इसमें जो है एक कंपैरेटिव स्टडी वहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो जनरली ये दोनों भी वेइंग स्केल जो है, ठीक है, तो ये यानी नहीं, इसमें कंसिडरेबल एक डिफरेंस वहाँ पे दिखाई देता है वेट, ठीक है। सो जनरली वो एरर्स वगैरह दिखाई देते हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जनरली बच्चे हैं उसमें बीम बैलेंस जो है जनरली इंडिया में बीम बैलेंसेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। और उसको रिलायबल भी माना गया है, ठीक है। और जैसे आईसीडीएस वगैरह प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये इनके जो प्रोजेक्ट रहते हैं उनमें बीम जो लीवर टेक्निक है, वो मेथड है, जो टूल है वो ही यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, राइट। तो ये जो टेस्ट है, ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी जनरली दिखाई देती है रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है। और यहाँ पे यानी पर रेगुलर इंटरवल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो है एक्यूरेसी जो है वो लॉस्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो टेक्निक है, ठीक है, सो ये जो टेक्निक यहाँ पे यूज की जाती है तो वो किस तरह की होती है, जो वेट हम लेते हैं, ठीक है, तो वो एक तो बहुत कम क्लोथ्स है उसमें ली जाती है विदाउट शूज, ठीक है, या किसी के सपोर्ट के बजाय जो है यहाँ पे वेट लिया जाता है, ठीक है। अगर सपोज बच्चे जो है वो नॉन कोऑपरेटिव रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बच्चे जो है, ठीक है, उनका वेट जो है वो बड़ों के साथ में लिया जाता है, ठीक है। यानी उनको साथ में बैठा कर जो है इस तरह से वो वेट लेते हैं, और फिर उसमें से जो अडल्ट है, एल्डर्स है, उनका वेट माइनस करके फिर बच्चों का वेट वो कंसिडर किया जाता है वहाँ पे, इस तरह से वो प्रोसेस होती है।
ठीक है। अगर कोल्ड वगैरह प्लेसेस रहे, ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है एक तो वार्म क्लॉथ जो है वो कैरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको कोल्ड के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जो है जो एवरेज वेट रहेगा वार्म क्लोथिंग्स का, ठीक है, तो वो वहाँ पे ऑप्टेंड हो जाता है। उसको फिर जो भी वेट होगा बच्चे का, इंडिविजुअल का, उसको सब्सट्रैक्ट करते हुए जो है बाकी का वेट जो है वो कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हाइट, तो लेंथ और हाइट जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो मेथड होती है बहुत रिलायबल मानी जाती है, ठीक है। तो जो टोटल साइज है, सॉरी टोटल इंक्रीमेंट है साइज में, ठीक है, तो उससे वो डिटरमाइन पता चलता है। सो ये हाइट जो है वो किस लिए ले जाते हैं, ठीक है। तो एक तो हमको पता है कि हाइट जो होती है, ठीक है, वो जो है जनरली जेनेटिकली डिफाइन होती है, राइट, जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है, राइट, और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइट के लिए, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल है उसकी मैक्सिमम ग्रोथ जो है, ठीक है, तो वो जनरली जो भी हेरिडेटरी फैक्टर्स है, जो भी पेरेंट्स हाइट है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होती है। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिशन है, ठीक है, सो उसके ऊपर जो है डिपेंड होती है। यानी जो भी हाइट है उसके लिए वो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यानी हम देखते हैं कि जो भी अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट है, ठीक है, सो वो वहाँ पे मिलना चाहिए ताकि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, वो बच्चे को मिल सके, अच्छी उसकी हेल्थ बन सके, और जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो अचीव कर सके, ठीक है। अगर इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक अगर रहा वहाँ पे, ठीक है, अगर पर्सन जो है अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर इंटेक अगर कम रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि यानी एक तो इनडायरेक्ट सॉरी इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, और दूसरा जो एक फैक्टर है वो है अगर इन्फेक्शन, ठीक है, अगर बॉडी में कुछ इन्फेक्शन वगैरह रहा, फीवर की कंडीशन अगर रही, उसकी वजह से भी जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पे रिड्यूस होने लगती है। यानी एक तो डाइटरी इंटेक कम होना, और उसके साथ में अगर इन्फेक्शन रहा तो तभी भी उस कंडीशन में भी डाइटरी इंटेक कम हो जाता है, right? तो जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो वैसे भी कम होने लगती है, ठीक है। So, इसकी वजह से ऑब्वियस है ग्रोथ रिटार्डेशन जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो सीवियर सीवियर न्यूट्रिशनल डिप्रीविएशन है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्रोथ जो है, ठीक है, यानी हाइट की ग्रोथ है, ठीक है, वो स्लो हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से फिर अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहा और जो रेट है हाइट का बढ़ने का अगर वो कम हो रहा है, तो ऑब्वियस है जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है, और यानी शॉर्ट स्टेचर जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हाइट बहुत कम रहती है, फिर ऐसे इंडिविजुअल की स्टंटेड ग्रोथ को कहते हैं, ठीक है। तो जो स्टंटिंग होती है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है स्टंटिंग ग्रोथ, तो ये क्रोनिक फूड डेफिशिएंसी की वजह से होती है, राइट, क्रोनिक फूड डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो जनरली हाइट जो है लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल डेप्रिविएशन की वजह से ही होता है। तो ये जो है एक एज ए इंडिकेटर जो है क्रोनिक या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन माल न्यूट्रिशन का कहलाया जाता है, right? उसके बाद जो टेक्निक है हाइट मेजर करने की, ठीक है, सो बच्चे को जो है स्टैंडिंग पोजीशन पे जो है वो रखा जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जो है एंथ्रोपोमीटर रॉड जो है उसका यूज किया जाता है जनरली मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और बाजू में जो है 4 पीस जो है क्रोमियम, ठीक है, तो वो वहाँ पे मेटल रॉड्स के थ्रू वहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। कुछ हेड पीस रहती है, हेड पीस में 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी के साथ में वो हेड पीस रहता है। और कुछ ऐसे कंपनीज है दिल्ली में या हैदराबाद में, ठीक है, तो ऐसी कंपनीज जो है एंथ्रोपोमीटर रॉड्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये जनरली वर्टिकल मेजरिंग रॉड होती है और वुडन स्केल होती है, और जहाँ पे एक्यूरेट डिवीजन जो है वो यूज होता है, ठीक है। देन उसके बाद में जो हाइट है, ठीक है,
वो एक तो विदाउट शूज जो है वो ली जाती है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो इरेक्ट पोजीशन में जनरली स्टैंड होना चाहिए, राइट। उसके बाद फ्लैट सरफेस, पीछे का जो सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए, राइट। यानी इरेक्ट पोजीशन के लिए पीछे का भी पोजीशन जो है वो फ्लैट होना चाहिए। उसके बाद जो आर्म्स है, ठीक है, तो वो नेचुरली साइड यानी हमारे बाजू में जो है वो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो हेड है, ठीक है, तो वो भी कंफर्टेबली इरेक्ट पोजीशन में ही होना चाहिए। उसके बाद जो लोअर बॉर्डर है हमारे आई, ठीक है, तो वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है, ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है। और जो हेड पीस है एंथ्रोपोमेटर का या फिर रॉड का, वो वहां पे फिर हेड के ऊपर जो है वो वहां पे ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। वहां पे प्रेशर नहीं दिया जाता है, एक्चुअली ऐसे ही रखा जाता है, ठीक है। और फिर वहां पे जो है एक हम बोल सकते हैं कि ऐसी केस में जो है जो इन्फेंट है या फिर जो बच्चे हैं वो जो ऐसे पोजीशन में स्टैंड नहीं रह सकते, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो कोऑपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों की हाइट जो है, ठीक है, तो उन जो कोऑपरेट नहीं करते, वो जो सीधा खड़े नहीं रह सकते, तो उनकी हाइट जो है इन्फेंटोमीटर से की जाती है, इन्फेंटोमीटर, ठीक है। तो ये जनरली इसमें क्राउन जो हील है उसकी लेंथ जनरली ली जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे जो बच्चे हैं 24 मंथ्स की वगैरह हो गए, ठीक है, तो उनकी जनरली हाइट जो है इस तरह से ली जाती है, ठीक है। यानी उनको जो है लेटाया जाता है, ठीक है, ऐसे बच्चे जो है, ठीक है। इन्फेंटोमीटर ऐसा बोर्ड रहता है, इन्फेंटोमीटर मीन्स वो बोर्ड रहता है, उनके ऊपर जो है उसको लेटाया जाता है, जो हेड रहता है वो एक तरह से फिक्स वहां पे किया जाता है, यानी हाथ से फिक्स किया जाता है। वहां पे एक असिस्टेंट की जरूरत होती है, राइट। और जो चाइल्ड का हेड है वो प्रॉपर पोजिशन में वहां पे रखा जाता है, ठीक है। और वहां पे जो इन्वेस्टिगेटर होगा, ठीक है, वो इंश्योर करता है कि चाइल्ड की बॉडी जो है वो स्ट्रेट है, फ्लैट है, ठीक है, कि नहीं है, ठीक है। उसके जो नीज है वो प्रेस्ड है कि नहीं है, एंकल्स जो है वो फ्लैट है कि नहीं है, एंड कोर्ड जो रहता है उसके अगेंस्ट जो नीज है वो फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है, एंकल्स जो है वो फ्लैट होनी चाहिए। तो इस तरह से वो फिर मेजरमेंट जो है वो वहां पे लिया जाता है, उसको इन्फेंटोमीटर कहा जाता है। तो इस तरह से जो है हाइट के लिए इन्फेंटोमीटर यूज होता है, और एंथ्रोपोमीटर और रॉड जो है उसका भी यूज किया जाता है। उसके बाद जो है मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस, MUAC कहा जाता है उसको। तो मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस इज यूजफुल इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये किस तरह से जो है किया जाता है या फिर किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है न्यूट्रिशन, तो हाई मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस, तो जो जिसकी मस्कुलेचर जो है वो पुअर होते हैं, कि जो मसल वास्टिंग की कंडीशन जिन पेशेंट में दिखाई देती है, ठीक है, जिनमें कार्डिनल फीचर जो है, ठीक है, मॉडरेट या सीवियर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में रहता है अर्ली चाइल्डहुड में, ऐसी कंडीशन में जनरली ये मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। जो भी मिड अपर आर्म के सर्कम्फरेंस है MUS, ठीक है, तो वो जनरली जो भी काफ रीजन है, ठीक है, तो उसको जो है मेजर किया जाता है उतना रीजन जो है, ठीक है। तो वहां पे मसल डेवलपमेंट कितनी है, ठीक है, हमारे बॉडी की, ठीक है, तो वो वहां पे देखी जाती है, मिड अपर आर्म जो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मिड अपर आर्म जो है हेवीली मसल्ड है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर है, ठीक है, तो जो सर्कम्फरेंस हमने कंसीडर किया था, ठीक है, तो अगर वो फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू एज सेक्स है कि नहीं, ठीक है, तो वो वहां पे पता चलता है, वो जो अपर आर्म सर्कम्फरेंस के थ्रू वो उस एज के लिए, उस मेल हो या फीमेल के लिए अप्रोप्रिएट शेप में, ठीक है, तो वो वहां पे कंसीडर किया जाता है, वो फिजिबल है कि नहीं वो कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जो है
जो MUAC है, ठीक है। सो ये जनरली माल न्यूट्रिशन आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरली एसेंशियल नहीं होता, ठीक है। तो ये मोर्टेलिटी रिस्क जो है बच्चों का, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने में या फिर वो डिटरमाइन करने में ज्यादा हेल्पफुल होता है। जनरली जो MUAC है, ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट है MUAC का, ठीक है, सो वो जनरली कोरिलेट करता है वेट के साथ, ठीक है। या एक तो वेट फॉर हाइट भी हो सकता है, या जो क्लिनिकल साइंस होते हैं PEM के, ठीक है, उसके साथ कोरिलेट कर सकता है, ठीक है? तो जब भी फैट फोल्ड ट्राइसेप्स जो होते हैं, ठीक है, जो हम फैट फोल्ड ट्राइसेप्स यानी जब हम हाथों से जो है जैसे हमारा बेली पोर्शन है, अगर उसको हाथों में लेते हैं तो जो फैट पोर्शन हमारे हाथ में आता है, तो फैट फोल्ड वो ट्राइसेप्स के ऊपर, ठीक है, ट्राइसेप्स जो होते हैं उसके ऊपर का जो वो मेजर किया जाता है, ठीक है। तो और MUAC के साथ साथ में जनरली जो मिड अपर आर्म मसल सर्कमफरेंस है, ठीक है, फैट फ्री आर्म सर्कमफरेंस जो है वो भी मेजर किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल जो मिड अपर सर्कमफरेंस होता है वो कितना अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, तो वो वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एडिपोज टिश्यू जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ठीक है, उस एरिया में, तो वो वहाँ पे जनरली किया जाता है। तो जो टेक्निक की जाती है, ठीक है, so the arm circumference is measured with flexible fiberglass tape up to 0.1 centimeter. It is taken on the left arm while hanging freely by the side at its midpoint. The midpoint of the left upper arm is measured by taking first the length of the upper arm between acromion process of scapula and the tip of ulna. By flexing the forearm at right angles, the midpoint is marked at half the length with a skill marking pencil ball pen. The finger glass tape is placed at the midpoint gently but firmly without disturbing the contours of the arm in any way. ये तो यहाँ पे जो है तो मेजरमेंट लिया जाता है, तो जो भी मेजरमेंट टेप होती है उससे भी आप ले सकते हो, ठीक है, या फिर ग्लास लाइक एक टेप होती है तो वो भी आप वही यूज कर सकते हो। तो वहाँ पे जो भी हमारे एल्बो के ऊपर का जो पोर्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका मेजरमेंट किया जाता है, डबल आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हल्के हाथों से जो है, ठीक है, जहाँ तक वो जो टेप है, जैसे वो राउंड शेप एक्वायर कर लेता है ना हमारे हाथों के मिड अपर आर्म जो है, फिर उसको दबाना नहीं पड़ता, ठीक है, उसी पोजीशन में कितना जो है मास है उसके उसमें, ठीक है, तो वो वहाँ पे अपर आर्म जो है वो मेजर किया जाता है, वो जो है अब हमारे अपर आर्म का मास जो है वो कितना है, ठीक है, तो वो वहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक? तो जनरली यहाँ पे टेप का यूज करते हुए मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस जो है वो वहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद में जो है बॉडी फैट, तो बॉडी फैट जो है, तो आपको पता है कि एडिपोज जो है जनरली वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के साइड्स के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, तो जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है फैट, ठीक है, सो वो उसमें जनरली जो मेन स्टोर होता है एनर्जी का, कैलोरी, ठीक है, उसका स्टोरेज होता है, राइट। तो ये जो मेजरमेंट है फैट का वो किस तरह से किया जाता है, ठीक है, सो देयर इज अ क्लोज एसोसिएशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन फैटनेस एंड कैलोरी रिजर्व्स एंड बिटवीन मस्कुलैरिटी एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, फिटनेस कैलोरी रिजर्व मस्कुलैरिटी एंड प्रोटीन स्टेटस, राइट। तो इसके लिए जो हम टूल यूज करते हैं, जो भी मेजरमेंट ऑफ फैट है, ठीक है, तो उसके लिए जो टूल यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम जनरली जो भी ग्रॉस न्यूट्रिशनल स्टेटस है पर्सन का, ठीक है, एट द स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ लाइफ, राइट, तो वो जनरली वहाँ पे असेसमेंट की जाती है, ठीक है। तो यूजुअली इस फील्ड में जो सर्कमस्टेंस है, ठीक है, तो जनरली जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं फैट फोल्ड थिकनेस का, ठीक है, एट डिफरेंट साइड, ठीक है, सो वो बहुत यानी मोर फिजिबल होती है देन द सोफिस्टिकेटेड डेंसिटोमेट्री, राइट, और अंडर वाटर वेइंग एक्सेट्रा, राइट।
ये जो थिकनेस जो है फैट का, ठीक है, हमारे डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के ऊपर, ठीक है, तो वो वहाँ पे मेजर किया जाता है, ठीक है। सो वो जनरली हम देखते हैं कि जैसे एक तो रेडियोग्राफी, ठीक है, ऑटोप्सी और डेंसिटोमेट्री, इसकी थ्रू जो है वो बॉडी फैट जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। क्या क्या? ऑटोप्सी, डेंसिटोमेट्री एंड रेडियोग्राफी, ठीक है। सो जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे बॉडी के अराउंड, ठीक है, तो वो एज, सेक्स, उसके बाद फिजियोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंगली जो है, ठीक है, वो वैरी होते हुए दिखाई देता है, राइट। तो ये जो सारे मेजर्स है फैटनेस के, ठीक है, जो फैट फोल्ड एट ट्राइसेप्स हो, ठीक है, तो जनरली फैट फोल्ड ट्राइसेप्स जो है ये एक सिंपलेस्ट वे माना जाता है कि जो भी जब भी कम्युनिटी सर्वे होती है तब, राइट। तो अगर हम फैट फोल्ड जो है, ठीक है, तो जो फैट फोल्ड जनरली जो भी सब स्कैपुलर एंड सुपर इलियाक रीजन्स है उसका ही मेजरमेंट वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे टेक्निक जो यूज की जाती है, ठीक है, तो स्किन फोल्ड कैलिपर्स का यूज यहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर आपने सुना होगा, ठीक है, फिजिक्स में था 12वीं में, वर्नियर कैलिपर, उसी की तरह ये भी स्किन फोल्ड कैलिपर होता है, सेम उसी की तरह होता है, ठीक है। सिर्फ वहां पे जो है भी हमारा जो फैट का फोल्ड है, ठीक है, सो वो वहां पे मेजर किया जाता है, बस इतना ही फर्क है, नहीं तो वो सिर्फ फिजिक्स में जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके जैसे ही दिखने में जनरली होता है। उसके बाद में तो वर्नियर कैलिपर से हमको क्या पता चलता है? स्किन फोल्ड की थिकनेस, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्किन फोल्ड कैलिपर जो है ये वो वहाँ पे यूज होती है, जैसे हार्पेंडन एक कैलिपर होता है, उसके बाद लेंज स्किन फोल्ड कैलिपर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये यानी ये दो जनरली जो कैलिपर्स है, ठीक है, so वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और या फिर कोई कोई कैलिपर जो है इंपोर्ट भी किए जाते हैं बाहर से, ठीक है? तो ये जो कैलिपर्स है, ठीक है, ये जब भी हम सिलेक्ट करते हैं उसके लिए जो पिंच एरिया है, ठीक है, सो वो जनरली 20 to 40 mm स्क्वायर का होना चाहिए, और जो एक्यूरेसी होती है तो वो 0.1 मिलीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। तभी ही कांस्टेंट प्रेशर जो है वो 10 ग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए, तो ये जनरली फैट फोल्ड मेजर्ड है, ठीक है। सो वो जनरली डबल लेयर जो है होती है स्किन की, ठीक है, और फैट, ठीक है, तो वो जनरली उसमें मेजर की जाती है। सो मेजरमेंट जो है, ठीक है, सो वो किस तरह से ली जाती है? जो आर्म होता है, ठीक है, उसको ढीला यानी ऐसे लूज करके, ठीक है, उसको लूज किया जाता है एक से और फिर वो जो फैट फोल्ड पैरेलल है, ठीक है, तो वो एक एक्सिस में अंदर के जो है हम हाथों से भी ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, जो 4 फिंगर्स होती है, ठीक है, तो हमारे लेफ्ट हैंड की, ठीक है, तो उसका यूज करके, या फिर हम कभी कभी जो है यूज भी नहीं करते, ठीक है, तो जो भी मसल्स जो है, ठीक है, वो उसके अंडर आएंगी, ठीक है, कैलिपर के अंदर, ठीक है, तो वो हम समझेंगे कि मसल मास जो है वो उतना यानी सॉरी स्किन फोल्ड जो है वो उतनी है, राइट। तो इस तरह से वो मेजरमेंट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो भी स्किन फोल्ड है उसका मेजर करने के लिए जनरली स्किन फोल्ड कैलिपर्स का यूज किया जाता है, जो वर्नियर कैलिपर की जैसी ही दिखने में होती है, ठीक है। तो पर वर्नियर कैलिपर जो है उसका एक स्पेसिफिक ये होता है शेप, और यहाँ पे जो है और रेक्टेंगल शेप का होता है, और जो पोर्शन होता है वो वहां पे हम ले सकते हैं कुछ, ठीक है, यानी फोल्ड जो है वो उसके अंदर हम लेते हैं, और फिर पता चलता है कि कितना मास, फैट मास है, राइट। तो इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर का यूज करके जो है स्किन फोल्ड जो है या फैट फोल्ड जिसको बोलेंगे हम वो असेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक
जो टेक्निक है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री, ये हमने देखी। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री, राइट। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डिफरेंट मेथड्स है न्यूट्रिशनल स्टेटस की, ठीक है, सो वो वहाँ पे किस तरह से हम मेजर करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। जैसे एज असेसमेंट है, ग्रोथ स्टैंडर्ड है, उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस है। ठीक है, तो ये जो हमने देखी अभी वेट एंड हाइट, ठीक है, तो ये टेबल्स जो है वो मैं आपको दे दूंगी नोट्स में। ठीक है, तो गोमेज क्लासिफिकेशन वगैरह, ठीक है, तो वो मैं आपको दे दूंगी। उसके बाद में इसमें जो है बॉडी मास इंडेक्स जो है, जो आपने ओबेसिटी में पढ़ा, वो भी इसके अंडर ही आएगा। ठीक है, जो हाइट हम मेजर करते हैं, उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स जो है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, वेट कितना है, ठीक है, तो उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स भी कंसिडर करते हैं अडल्ट के लिए, राइट। क्योंकि बच्चों के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स जो है कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ वो अडल्ट के लिए ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्लिनिकल असेसमेंट किस तरह से किया जाता है, तो वो हम नेक्स्ट इस पे देखेंगे। ठीक है, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, क्वाशियोरकर है, मैरस्मस है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लिनिकल असेसमेंट किस तरह से किया जाता है, ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह का होता है, और क्लिनिकल साइंस एंड जो भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है उनके क्लिनिकल साइंस किस तरह से होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।